जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अब एक एक करके जो हूँ सारे एवेंजर्स के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा और हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि उनकी मूवी के अंदर क्या जर्नी थी, उनका आगे जाके क्या रोल हो सकता है और इस मूवी के अंदर हमने जो चीज़ें देखी हैं क्या हम उससे सेटिस्फाइड है, मतलब एज अ फैन क्या हमें कुछ और भी देखना था। मतलब हम ओवरऑल उस कैरेक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है और इसमें तकरीबन मैं पहले ओरिजिनल 6 एवेंजर्स को तो लाजमी कवर करूँगा ही करूँगा और इसके अलावा जो और दूसरे कैरेक्टर्स हैं जैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हो गए, एंड मैन वगैरह हो गए, इनके ऊपर भी बाद में वीडियोस बनती रहेंगी। लेकिन आज हमारी पहली वीडियो है और हम इसकी शुरुआत करेंगे हमारे आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क के साथ। पूरी उम्मीद है कि अब तक आप सबने ये मूवी देख ली होगी और आप लोग को पता होगा कि इस मूवी के एंड में होता क्या है टोनी स्टार्क के साथ। तो इस अफसोस के साथ हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले जिक्र आयरन मैन का ही करने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जर्नी ऑफ आयरन मैन इन एवेंजर्स एंड गेम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक ये मूवी देख ली होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं क्योंकि हम आयरन मैन की पूरी जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयरन मैन का मूवी के अंदर जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहा, चाहे हम उसके शुरू की सीन की बात करें या आखिर की। हमने जब उसको शुरू में भी देखा नेबुला के साथ स्पेस के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा बेबस था, मतलब उसको लग रहा था कि अब उसकी मौत बिल्कुल सामने है। तभी वो पेपर पॉट्स के लिए अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन हमें वहाँ से पता है कि वहाँ से उनको रेस्क्यू करने के लिए कैप्टन मार्वल आ जाती है और वो वापसी अर्थ पर आता है। अब जो अर्थ पर आके उसका कैप्टन से इंटरेक्शन है ना, ये मेरा फेवरेट पार्ट है मूवी के अंदर। मतलब यहाँ पर टोनी की फीलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल 100% प्योर है। मतलब उसके दिल में जो बातें थी इतने टाइम से उसने सब कैप्टन के मुंह पे मारी हैं और किसी चीज़ का लिहाज नहीं करा। हम देखते हैं कि जब सबसे पहले आयरन मैन कैप्टन से आगे मिलता है तो ये बात बोलता है कि आई लॉस्ट द किड, यानी मैंने उस बच्चे को खो दिया। और वो बच्चे की बात कर रहा होता है स्पाइडरमैन की। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोनी स्टार्क का कितना बड़ा अफसोस है स्पाइडरमैन के चले जाने का। और इस तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क की वहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसको जो है ड्रिप वगैरह लगी होती हैं। लेकिन यहाँ पर आयरन मैन का दिमाग तब घूमता है जब कैप्टन से पूछने की कोशिश करता है कि तुम थैनोस से लड़े थे, ये बताओ कि थैनोस कहाँ पे है। तो आयरन मैन बेसिकली जो एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी है आप उसके अंदर चले जाइए। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है एंड गेम के अंदर जितने एज ऑफ अल्ट्रॉन से रेफरेंसेस लिए गए हैं और किसी मूवी से इतने ज़्यादा नहीं लिए गए हैं। तो मैं फ्यूचर में जाके ईस्टर एग्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ ताकि जब तक सारे लोग ये मूवी देख लें और तब वो मेरी लोग वीडियो एंजॉय कर सकें, क्योंकि उसके अंदर मैं पूरी कंप्लीट मूवी के ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि बेसिकली कैप्टन अमेरिका जो है उससे पूछते हैं तो आयरन मैन भड़क जाता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमें इस दुनिया के ऊपर एक कवच चाहिए, लेकिन तुम्हारे उसूलों की वजह से तुमने ये ना होने दिया और तुमने मुझे ये बोला था कि अगर हम हारेंगे तो साथ मिलकर हारेंगे। और गैस करो कैप्टन, हम हार गए और तुम मेरे साथ नहीं थे, तुम झूठे हो। मतलब ये बात जो है ना मेरे फेवरेट सीन है, यानी मेरे दिल पे जाके लगती है आयरन मैन की ये बात है जो कैप्टन से बोलता है। और हम देखते हैं कि कैप्टन भी यहाँ पे बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उसने उस वक्त टोनी की बात क्यों नहीं सुनी थी। और यहाँ से कैप्टन अमेरिका और एवेंजर से टोनी स्टार्क अलग हो जाता है, वो एक केबिन में जाके रह रहा होता है और वहाँ बेसिकली देखते हैं कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम मॉर्गन स्टार्क है। और यहाँ पे अगर उसकी बेटी की बात करी जाए तो उन्होंने बेटी का कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा लिया है जैसा लग रहा है कि आयरन मैन ही बात कर रहा है एक छोटी बच्ची बन के। मतलब सरकास्टिक होना, उसकी जोक्स होना, हर चीज़ जो है बिल्कुल आयरन मैन जैसे परफेक्ट लग रही है, लग रहा है कि वो आयरन मैन की बेटी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी इस मूवी के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि उसका और बेटी का रिलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते हैं। ये चीज़ भी बड़ी हमने यूनिक देखी और इसी की वजह से जो है मूवी के आखिर में इतना इम्पैक्ट भी पड़ता है। अच्छा, फिर हमने देखा कि 5 साल का टाइम भी गुजर जाता है लेकिन तब भी आयरन मैन जो है कैप्टन से बात नहीं करता और वो भी अलग रह रहा होता है। और जब कैप्टन उनकी मदद करने के लिए भी आता है तो तब भी वो साफ मना कर देता है। टोनी बेसिकली टाइम मशीन के ऊपर सिर्फ एक वजह से काम करता है और वो होता है पीटर पार्कर, क्योंकि जब उसको वो पीटर पार्कर की तस्वीर दिखती है तो वो समझता है कि इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मैंने इसको खो दिया है और अब जब मेरे पास एक चांस है तो मुझे इसको वापसी लाना ही होगा। तो एक यही वजह होती है जो टोनी स्टार्क को मजबूर करती है टाइम ट्रैवल मशीन पर काम करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की यही शिकायत है मूवी के अंदर कि टोनी स्टार्क ने सिर्फ एक दिन के अंदर बैठे बैठे ही टाइम ट्रैवल को सीख लिया। मतलब वो बैठे बैठे ही सीख गया कि क्वांटम फिजिक्स क्या होती है और टाइम ट्रैवल किस तरह किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बहस सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने आयरन मैन को शुरू की मूवीज़ में से नहीं देखा हुआ है। जिन्होंने आयरन मैन की सारी मूवीज़ देखी हुई है शुरू से, उनको पता है कि टोनी स्टार्क कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसने अपने अंदर का पैलेडियम जब उसको पॉइजन कर रहा था तो उसने घर पे बैठे बैठे एक एलिमेंट बना लिया था जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो वाइब्रेनियम ही था, लेकिन उसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन खास आई नहीं है। तो लेकिन हमें यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए जब टोनी स्टार्क घर पे बैठे बैठे एक एलिमेंट बना सकता है तो क्या उसके लिए टाइम मशीन और ये क्वांटम फिजिक्स समझना मुश्किल बात है। अच्छा, फिर हमें यहाँ पे जब टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हैं तो तब टोनी स्टार्क का एक बहुत ज़बरदस्त सीन आता है जब वो अपने बाप से जाके मिलता है। तो इस मूवी के अंदर सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने डायरेक्टर से प्रायोरिटी ये रखी थी कि जो ओरिजिनल 6 एवेंजर्स हैं
उनकी जो यानी दिल के अंदर रिग्रेट्स रह गए हैं उसको इस मूवी के अंदर पूरा करना है। जैसे कि आयरन मैन के अंदर ये रिग्रेट था हमेशा से, हमने इस सिविल वॉर के इवेंट के अंदर भी देखा था कि वो अपने बाप से ये कहे कि उससे प्यार करता है और उसने जो कुछ भी किया बहुत किया उसके लिए और वो हमेशा उनको चाहता रहेगा। लेकिन रियल लाइफ में कभी टोनी स्टार्क जब अपने बचपन में था तो वो अपने फादर से कभी इस तरह बात नहीं कर सका था। तो इसलिए हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जब टाइम में पीछे जाता है तो वहाँ पर उसको हॉवर्ड स्टार्क मिलते हैं और वहाँ पर हॉवर्ड स्टार्क से जो है टोनी स्टार्क जो कि अपना नाम बताता है हॉवर्ड पॉट्स सारी दिल की बातें करता है। और ये सीन देख के हमें ऐसा लगा कि डायरेक्टर्स ने वाकई में ये बहुत अच्छी प्लानिंग करी थी कि सारे कैरेक्टर्स को जिस चीज़ का रिग्रेट था वो उनको वहाँ पे मिलवा के ख़त्म करवाना चाह रहे थे। अच्छा, अब हम सीधा सीधा चलते हैं अपने फाइनल बैटल की तरफ। मतलब मूवी का जो लास्ट 1 घंटा था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस मूवी के अंदर। और हम यहाँ पे देखते हैं कि टोनी स्टार्क बेसिकली जो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट असेंबल करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये जवाब आए कि थेनोस जो है इतनी मुश्किल से एक ड्रॉफ के पास गया, ए ट्री के पास, और उसने एक मिस्टिक मेटल से एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाया जो एक स्नैप के बाद बेकार हो गया था। तो टोनी स्टार्क ने कैसे अपने लैब के अंदर ये गॉन्टलेट बना लिया? तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो टोनी स्टार्क ने बनाया था ये वाइब्रेनियम का बना हुआ था। और दूसरी बात ये है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और आपको पता होगा इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमने देखा था कि आयरन मैन का सूट किस तरह से काम कर रहा था। मतलब थैनोस अगर उसका एक पार्ट तोड़ रहा था तो नैनो टेक्नोलॉजी नैनो पार्टिकल्स आके उसको दोबारा से रिपेयर कर रहे थे। तो ये गॉन्टलेट उसी के ऊपर बना हुआ था। मतलब जब इन्फिनिटी स्टोन की पावर ज़्यादा हो रही थी तो वो डैमेज हो रहा था गॉन्टलेट, लेकिन नैनो पार्टिकल्स की वजह से वो दोबारा फौरन रिपेयर भी हो रहा था। और यहाँ पे हम आयरन मैन के आर्मर में देखते हैं फोर्स फील्ड। इस तरह की फोर्स फील्ड हम पहले कॉमिक्स में भी देख चुके हैं जो कि एनर्जी फोर्स फील्ड है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आर्मर की बात करें तो इस आर्मर को बताया जा रहा है कि मार्क 85 है। अब हमें नहीं पता कि इसके बीच के जो आर्मर्स मार्क 51 से मार्क 84 तक वो सारे आर्मर्स कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ, लेकिन ये मार्क 50 आर्मर था और ये बेसिकली सेम वही आर्मर था जो कि हमने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा था। इसके अंदर बस कुछ अपग्रेड किए गए थे वेपनरी सिस्टम में और बाकी तकरीबन आर्मर सेम वैसे ही फंक्शन करता था जैसे वॉल आर्मर करता था। इसके आर्क कैरेक्टर के अंदर ही पूरा आर्मर स्टोर था और ये भी नैनो पार्टिकल्स पे ही काम कर रहा था। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर मुझे एक जो चीज़ की कमी लगी वो ये थी कि आयरन मैन का एक्शन जो था वो मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम था। मतलब जब थैनोस से बैटल हो रही होती है कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर की, तो मैंने वहाँ पे एक्सपेक्ट करा था कि आयरन मैन जो है अपने नैनो टेक्नोलॉजी वाले आर्मर को एक बड़े आर्मर के अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा जिससे वो थैनोस से मुकाबला करेगा। जिस तरह कि हमने कॉमिक्स में देखा था कि थैनोस बस्टर आर्मर आएगा, तो मैं उसकी पूरी एक्सपेक्टेशन लेकर गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है मूवी के अंदर। लेकिन मूवी में ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमने आयरन मैन का आर्मर के यानी जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी वॉर में ज़्यादा अच्छी तरह से देखे थे, ना कि इस मूवी में। हमने इस मूवी में खाली आयरन मैन का 2 नए फंक्शन देखे, जिस तरह से वो अपने पीछे से बटरफ्लाई टाइप की चीज़ खोलता है जिसमें से आर्क रिएक्टर की तरह बहुत सारी रिपल्जर रेस निकलती हैं। लेकिन हमने देखा कि थैनोस इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है जिसकी वजह से उसका आयरन मैन के आर्मर का भी कोई असर नहीं हो रहा होता है और वो आयरन मैन को थॉर के हैमर से मारता है जिसकी वजह से आयरन मैन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो तकरीबन मैं आपको कहूँ तो इस मूवी के अंदर आयरन मैन का एक्शन थोड़ा बहुत कम था और मेरे हिसाब से थोड़ा इसमें एक्शन आयरन मैन का ज़्यादा होना चाहिए था। और फिर हमें तो पता ही है कि लास्ट का जो सीन था उसने तो हमारे दिल छू ही लिए थे, क्योंकि हमें पता है आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि तुमने कहा था कि 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी है जिसमें से हम जीते हैं, तो क्या ये वही है? लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये वही है तो ये कभी होगी नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताते नहीं है, लेकिन हाँ आखिर में एक इशारा कर देते हैं जब थैनोस स्नैप करने जा रहा होता है और आयरन मैन अपनी बहुत बहादुरी से जो है थैनोस के गॉन्टलेट की तरफ बढ़ता है और उसको छीनने की कोशिश करता है। लेकिन थैनोस उसको धक्का दे देता है पीछे और स्नैप करता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो है टोनी स्टार्क ने उसके गॉन्टलेट में से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स निकाल लिए होते हैं। अब आप यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में कि यार टोनी स्टार्क ने जो है गॉन्टलेट के अंदर से स्टोन किस तरह से चुराए, तो मैं आपको बता दूं कि उसका जो गॉन्टलेट था वो खुद उसी ने बनाया था। मतलब स्टार्क टेक्नोलॉजी का था और वो नैनो पार्टिकल्स के ऊपर था। और आपको पता है कि नैनो पार्टिकल्स बेसिकली एक फ्लूइड की तरह होते हैं, वो इधर से उधर हिलते जुलते रहते हैं। तो उसी फ्लूइड के जरिए जब आयरन मैन उस गॉन्टलेट से कांटेक्ट में आया तो उसने उस फ्लूइड के जरिए सारे इन्फिनिटी स्टोन्स अपनी तरफ खींच लिए और गॉन्टलेट वैसी का वैसी खाली रह गया। तो ये है तरीका जिससे आयरन मैन ने जो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट में से स्टोन्स अपनी तरफ खींचे। और हम पता है आखिर में कि आयरन मैन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वील्ड करता है और ये एक बहुत बड़ा कॉमिक बुक मूवमेंट भी था, क्योंकि कॉमिक बुक में भी सबसे पहले इन्फिनिटी स्टोन्स को जिसने यूज़ करा था वो आयरन मैन ही था। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आयरन मैन स्नैप करता है और थैनोस की पूरी आर्मी को ख़त्म कर देता है, साथ साथ थैनोस को भी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस इन्फिनिटी स्टोन को जो उसने यूज़ करा है, क्योंकि ये पावर किसी इंसान के लिए नहीं बनाई गई थी, किसी मॉर्टल के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन आयरन मैन ने अपना सेक्रीफाइस दिया और थैनोस की आर्मीज़ को यहाँ से ख़त्म करा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आयरन मैन को ये करने की वजह से बहुत महंगी चोट पड़ती है और आयरन मैन उसको सर्वाइव नहीं कर पाता है। और यहाँ पे जो लास्ट का सीन है जहाँ पे हम टोनी स्टार्क के साथ स्पाइडरमैन और पेपर पॉट्स को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मतलब जो स्पाइडरमैन आके टोनी स्टार्क से बोल रहा था मिस्टर स्टार्क, वहाँ पे सच में रोना आ जाता है। और इस तरह यहाँ पे जो है आयरन मैन की डेथ होती है और हम देखते हैं कि इसका सबूत हमें इस तरह से मिलता है कि आयरन का जो आर्क रिएक्टर होता है वो उसकी डेथ के साथ फ़ौरन बंद हो जाता है। फिर हम मूवी के लास्ट में जो फ्यूनरल सीन देखते हैं उसमें हम वही आयरन मैन का रिएक्टर देखते हैं जो कि आयरन मैन का सबसे पहले आर्क रिएक्टर था, जो कि पेपर पॉट ने उसको दिया था कि टोनी स्टार्क हैज़ अ हार्ट। तो यहाँ पे इन्होंने आयरन मैन से सीधा रेफरेंस लिया और यहाँ पे पुट करा है, जो कि एमसीयू की पहली मूवी थी
आयरन मैन के साथ शुरू हुई थी और ये आयरन मैन के साथ ख़त्म हो रही है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हम फैंस को कनेक्टेड करके रखेगी एमसीयू से आने वाले 25-30 सालों के लिए भी। तो अगर आप मुझसे पूछें ओवरऑल आयरन मैन की जो जर्नी थी इस मूवी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। जिस तरह के हर मूवी में आयरन मैन जो है हमें हंसाता है, खिलाता है और हमें यानी मज़े की बातें करके इंटरटेन करता था, इस मूवी के अंदर उसने ज़्यादातर हमें रुलाने का काम करा है। और ख़ासकर आखिर में मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा डार्क था आयरन मैन का कैरेक्टर या बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन पिछली कुछ मूवीज़ से इसमें एक्शन भी हमें आयरन मैन का कम दिखा और इसमें जो है सीरियस टोन आयरन मैन की ज़्यादा थी, क्योंकि अब टोनी स्टार्क के पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए इसको इस मूवी में सीरियस होना ही था। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने आयरन मैन की एवेंजर्स एंड गेम की जर्नी को डिस्कस करा है और इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम कैप्टन अमेरिका की जर्नी को डिस्कस करेंगे। सो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस सीरीज़ की सारी वीडियोस आप मेरे साथ एंजॉय कर सकें। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।